Hello dear MSc Microbiology students, welcome to the another video lecture of your fungal systematics and extremophiles, and here we are studying the isolation and cultivation or enrichment of the different types of the extremophiles. Okay, and we have already completed most of them, and now the next type of the extremophiles isolation that we are going to study is acidophiles. Okay, we are going to see how to isolate the different types of the acidophiles and how to enrich them in the natural laboratory. Now acidophiles are not very much complicated to isolate or very much complicated to understand. Many of the extremophiles that we have seen or studied up till now were very complicated. From sample collection to everything related to it was very complicated process, but here these acidophiles they don't have that requirement of some kind of a complex condition. Just the media requirements are different. The medias which are needed are specialized media and different media for the different type of the isolations. Okay, we can use the specific kinds of the media for the isolation of the specific kinds of the acidophiles. For that thing of matter, today in this lecture we are going to see that how the acidophiles are being cultivated and what kinds of media are required for the different kinds of the acidophiles. Okay, it will be a bit different scenario for them as compared to the previous one which we have seen, so don't get confused and try to understand the actual point. Okay, so let's start. So basically आप सबको पता है, हमने एसिडोफाइल्स के बारे में देखा था, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की थी, तब हमने देखा था कि दैट दे आर द ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने अपने आप को ऐसे अडॉप्ट कर लिया है कि वो एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशंस में ग्रो होते हैं. ठीक है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है इट इज़ द एसिडिक रिक्वायरमेंट. ओके, दे नीड अ पीएच दैट इज़ बिलो 7 और वी कैन से वेरी लो पीएच, अराउंड कभी कभी 2 से 3 पीएच पे वो इजीली ग्रो हो जाते हैं. ठीक है, उन्होंने अपने आप में ऐसे मैकेनिज्म्स अडॉप्ट कर लिए हैं, ऐसी खुद को बना लिया है कि दैट दे कैन ओनली ग्रो इन दैट कंडीशंस ओनली. with the time they have adapted themselves. Okay, but problem is that कि जो हमने अभी तक जितने भी एक्सट्रीमोफाइल स्टडी किए, जितने भी एक्सट्रीमोफाइल्स का कल्टीवेशन स्टडी किया, उनके साथ एक था कि वो लोग जो थे वो अडॉप्ट हो चुके थे या फिर उनको जो है ऐसा बनाया था ड्यू टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उनके कंडीशंस के अकॉर्डिंगली वो बने थे. बट हियर दिस एसिडोफाइल्स दे बिकम एसिडोफाइल्स सोनली बिकॉज ऑफ द metabolic conditions और the metabolism that they perform inside them, और उसी की वजह से वो एसिडोफाइल बने. ऐसा नहीं है कि बाहर के कंडीशंस ने उनको बनाया है, बाहर के कंडीशंस एसिडिक नहीं थी, इन्होंने उनका कुछ रिएक्शन करके उनका जो बाहर के जो न्यूट्रिएंट्स है उनका ऐसे मेटाबलाइजेशन कर लिया कि उससे वो एसिडोफाइल्स बन गए. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है एसिडोफाइल्स के बारे में थोड़ी सी अलग होती है एज़ कम्पेयर टू दी डिफरेंट टाइप ऑफ दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द एक्सट्रीमोफाइल जो हमने अभी तक स्टडी किए थे. ठीक है, सो नाउ अब एसिडोफाइल्स का भी हम लोग अब इतना डिटेलिंग नहीं है हमारे पास एसिडोफाइल्स का. वी आर ओनली गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ द मीडिया जो हम यूज़ करते हैं फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द एसिडोफाइल्स. नाउ इफ़ वी सी एसिडोफाइल्स की अगर बात करें, जो पहला एसिडोफिलिक ऑर्गेनिज्म जो आइसोलेट किया गया था इट वाज द स्ट्रिक्ट केमोलिथोट्रॉप. यू ऑल नो केमोलिथोट्रॉप जो केमिकल्स पे डिपेंड करते फॉर देयर ग्रोथ. तो वो जो केमोलिथोट्रॉप्स था, जो पहला एसिडोफाइल जो आइसोलेट किया गया था इट वाज द एसिडोथायोबैसिलस फेरोडॉक्सिन्स. ओके, इट वाज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम दी माइंस. ओके, कोल माइन आपने सुना होगा, तो कोयले की खान में से इसको आइसोलेट किया गया था अराउंड 50 ईयर्स बैक. ओके, एंड उसके बाद फिर रिसर्च हुई, टेक्निक्स पता चली एंड देन वी गॉट टू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एसिडोफाइल्स. अब आइसोलेशन हम क्यों करते हैं आप सबको पता है, उनसे हम बायोटेक्नोलॉजिकल कुछ एप्लीकेशंस ले सकते हैं या उनका हम स्टडी कर सकते हैं कि कैसे पैटर्न में ऑर्गेनिजम्स बिहेव करते हैं अगर उनको ऐसे कंडीशंस में लाया जाए. ठीक है, उनकी इकोलॉजी भी हमें पता चलती है. तो ये सब चीज़ों के लिए वी स्टडी द एसिडोफाइल्स. नाउ द एसिडोफाइल्स जनरली जब हमने स्टडी किया था, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग, जो एसिडोफाइल्स मैंने आपको बताया था वो मिलते कहाँ पे है. तो जनरली जो माइंस होते हैं या फिर ओर्स होते हैं या फिर हम उनको कोयले या फिर जो मेटल की खान्स होती है उन पे आप लोग वहाँ पे आपको अगर आप सैम्पलिंग करोगे तो वहाँ पे आपको एसिडोफाइल्स मिलते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ
आयन, सल्फ़र, जनरली सल्फ़र जो होता है ना वो हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। सल्फ़र वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, ऐसे कोयले की खान या फिर जो भी खान्स होते हैं या फिर जो भी माइंस होते हैं वहाँ पे ऐसी सल्फ़र का कंटेंट ज़्यादा होता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो सल्फ़र ऑक्सीजन एंड H2O के साथ ऐसा रिएक्शन देता है कि वो एसिडिक कंडीशन बन जाती है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनका सोल न्यूट्रिएंट जो होता है जनरली आयन हो सकता है, सल्फ़र हो सकता है, और वो जनरली वी कैन से कि उन पे ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर ग्रोथ, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो एसिडिक बन जाते हैं, एसिडोफाइल बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनमें वो रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से वो सल्फ़र की वजह से ऑक्सीडेशन करके सल्फ़र का वो लोग अपने आप में एक एसिडिक एनवायरनमेंट डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। नाउ जनरली दिस ऑर्गेनिज्म दे आर नॉट वेरी गुड, ओके। उसके वजह से जो मेटल आयन ड्रेनेज होते हैं या फिर जनरली जो और ड्रेनेजेस होती है जिसकी वजह से एसिडिक लेक्स वगैरह आपने सुना होगा, वो सब फिनोमिनन जो होता है ना कहीं इनकी वजह से भी वो होता है, ठीक है। देन अगेन वन मोर थिंग दैट एसिडोफाइल्स के बारे में, दैट दे आर ऑल्सो फाउंड इन द वॉल्केनिक रीजन्स, जहाँ पे वॉल्केनोज वगैरह मिलते हैं या फिर होते हैं वॉल्केनोज ऑकर, वहाँ पे भी आपको एसिडोफाइल्स ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस थिंग दैट वी नीड टू नो, जब आइसोलेशन जनरली किया जाता है एसिडोफाइल्स का, तो एक जगह है जहाँ से जनरली एसिडोफाइल्स बहुत अच्छे से आइसोलेट होते हैं, दैट इज़ द रिवर, जिससे जनरली आइसोलेशन किया जाता है, दैट इज़ द टिंटो रिवर, ठीक है। टिंटो रिवर नाम की एक रिवर है। अब रिवर है इसलिए क्या होता है कि ईज़िली वो वहाँ से आइसोलेट करना ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दी, अगर हम बात करें कि हम माइंस में जाए वहाँ से आप आइसोलेट करें, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ओके। इट इज़ नॉट इवन सेफ़र। तो जनरली रिवर से किया जाता है, टिंटो नाम के रिवर से, जहाँ पे एक एसिडिक रिवर है वो, जहाँ पे pH बहुत कम है अराउंड। एक्चुअली वहाँ पे ना एक इंसिडेंस ऐसा है कि माइनिंग एक्शन जो हम करते, जो माइनिंग करते ना ज़्यादा हम, उसकी वजह से वो रिवर एसिडिक बनी है, नेचुरल कंडीशंस की वजह से बनी है। बट पहले ऐसा माना जाता था कि वो पोल्यूशन वगैरह की वजह से होगा, बट नो, टिंटो का जो एसिडिक नेचर होता है टिंटो रिवर का, वो इट इज़ बिकॉज ऑफ द माइनिंग एक्टिविटी जो सराउंडिंग में होती है उसके, तो उसकी वजह से वो रिवर बहुत सालों पहले से ही एसिडिक है। एंड वहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे एसिडोफिलिक, ओके। तो जनरली एसिडोफिलिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वहाँ पे एक एडवांटेज ऐसा भी है कि वहाँ पे टेम्परेचर के ग्रेडियंट्स होते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट्स आपको पता होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है ना, वो ग्रेडियंट हम उनको बोलते हैं। तो वैसे वहाँ पे ग्रेडियंट्स बनते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि हम जो है वहाँ से, इसके साथ साथ कि हम एसिडोफाइल्स आइसोलेट कर ले, इसके साथ साथ हम थर्मोफाइल्स या फिर टेम्परेचर रेंज के डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक मेसोफाइल वगैरह हम आइसोलेट वहाँ से कर सकते। मतलब आपको पता चल सकता है कि एसिडोफाइल्स भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर भी, ठीक है। तो दो चीज़ों में हम कैटेगराइज उनको कर सकते हैं। अगर हम आइसोलेट करना चाहें एसिडोफाइल्स का, तो हम उनको टेम्परेचर के भी रेंज में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, नॉट ओनली pH। तो ये भी एक फ़ायदा है एसिडोफाइल्स का। अब एसिडोफाइल्स का अगर आपको आइसोलेशन करना है तो आपको पहले तो मॉलिक्यूलर हम टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। हमको अगर उनका स्टडी करना है तो हम मॉलिक्यूलर एनालिसिस कर सकते हैं, बट देन आइसोलेशन एंड कल्टीवेशन से हमें एक्चुअली पता चलता है कि वो बिहेव कैसे करते हैं, या फिर उनका कोई एप्लीकेशन भी हो सकता है क्या, कोई अच्छा सा एंजाइम वो प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, कोई प्रोटीन हमें काम आ सकता है क्या। ये सब चीज़ें अगर आपको स्टडी करनी है तो ऑब्वियस सी बात है आपको उनको लैब में कल्टिवेट करना पड़ेगा, उनके बारे में और डिटेल जानकारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग कि हमें उनको कल्टिवेट करने की यही ज़रूरत है कि हमें पता करना है कि वो लोग हमें कैसे यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, एज वेल एज कि हमें उनसे कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स आइसोलेट हो सकते हैं क्या। तो दैट्स वाई वी स्टडी दी एसिडोफाइल्स, ठीक है, इवन एक्सट्रीमोफाइल्स आई वुड से। देन अब ग्रोथ वगैरह कंडीशंस, ठीक है। अब एक तो पाया ऐसा गया है कि जनरली मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि जो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं वो जनरली आर्किया होते हैं, ठीक है। आर्किया के साथ साथ कुछ हद तक बैक्टीरिया होते हैं, जनरली आर्किया ही होते हैं, बट एसिडोफाइल्स की कंडीशन में दे आर मोस्टली बैक्टीरिया। जो मैंने आपको लास्ट हेलोफाइल का बताया था, दे वेर मोस्टली द आर्किया, बट ये जो एसिडोफाइल्स है वो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं। देन बैक्टीरिया की अगर बात करें तो डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट आपको बैक्टीरिया मिलेंगे जो मिनरल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, लाइक एसिडोथायोबैसिलस फेरोक्सीडेंस आपको मिलेंगे, लिप्टोस्पाइरुलम मिलेंगे, देन एसिडोथायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, एसिडोथायोबैसिलस कैल्डस मिलेंगे, सल्फोबैसिलस मिलेंगे, कोई एरोबिक होगा कोई एनाएरोबिक होगा, एंड
डिफरेंट टाइप वैराइटीज़ के आपको उस रिवर में, जो मैंने आपको बताया टोरंटो रिवर से, आपको ईजिली आइसोलेट आप इन लोगों को कर सकते हो, ठीक है। अब सैंपल वगैरह कलेक्शन करने का आपको पता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आपको बस उसको टच नहीं करना है। एयर टाइट कंटेनर, कंटामिनेशन फ्री कंटेनर में आपको कलेक्ट करना है, आप इजीली वैसे सैंपल कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन इसके साथ साथ आप उनका ये भी चेक कर सकते हो कि वो कौन से टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं, इसके बारे में भी आपको पता चल सकता है, अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में से, माइनिंग एनवायरनमेंट में से इनको आइसोलेट कर रहे हैं तो, ठीक है। अब मैं आपको पहले जो ग्रोथ कंडीशंस बताऊंगी वो होंगे फॉर द प्रोकैरियोट्स, दैट इज़ द बैक्टीरिया, कि बैक्टीरियाज कौन से होते हैं जो एसिडोफाइल्स होते हैं और उनको ग्रो करने के लिए आपको कौन सी कंडीशंस लगती है। तो पहला बैक्टीरिया जो जनरली एसिडोफाइल, जो फर्स्ट एसिडोफाइल है जो आपको ग्रो करना है या फिर आपको यूज़फुल हो सकता है, तो वो है एसिडोथायोबैसिलस फेरोक्सिडेंस, ठीक है। इट वाज एज आई टोल्ड कि ये फर्स्ट एसिडोफिलिक बैक्टीरिया था जो केमोलिथोट्रॉपिक भी है, जो आइसोलेट किया गया था बाय दी फ्रॉम द एसिडिक माइनिंग वाटर्स, ठीक है। माइनिंग वाटर्स आपको पता होगी, जो माइनिंग रीजन्स होती वहाँ से जो आई कैन से जो ग्राउंड वाटर होता है या फिर जो भी सरफेस वाटर होता है इन द रीजन ऑफ द माइनिंग, ठीक है, वहाँ पे ये ऑर्गेनिजम्स मिले थे पहली बार, ठीक है। तो इनका स्टडी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा हुआ होगा अभी तक, बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बिफोर लाइक 50 years एगो, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है एसिडोथायोबैसिलस फेरोक्सिडेंस, ये जनरली आइसोलेट किए जाते हैं एज आई टोल्ड एसिडिक माइनिंग वाटर में से, एंड एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इनकी साइज़ की बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर इंटू 1 माइक्रोमीटर इनकी साइज़ है, रॉड शेप के है ये। एंड ये लोग CO2 जो है वो एज अ कार्बन सोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी की बात करें तो इनको एनर्जी, भाई एसिडोफाइल से तो ऑब्वियस सी बात है, इनको फेरस आयंस एंड सल्फर से एनर्जी मिलती है, पर्टिकुलरली रेड्यूस सल्फर कंपाउंड से, ठीक है, क्योंकि ये माइनिंग एनवायरमेंट्स में आपको मिलते हैं। देन एसिडोथायोबैसिलस फेरोक्सिडेंस की अगर बात करें तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं मेटल सल्फाइड सोल्युबलाइजेशन, जो जनरल फिनोमिना है फॉर द मेटल ड्रेनेज, मेटल और ड्रेनेज, तो इसमें जो सल्फेट का सोल्युबलाइजेशन किया जाता है उसमें ये पहले बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और इनको अगर आपको ग्रो करना है तो बहुत सारे मीडिया अब तक स्टडी किए गए हैं, बट जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इट इज़ द मैकिन्टॉश मीडिया, ठीक है। मैकिन्टॉश मीडिया जो है वो किसको ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर द एसिडोथायोबैसिलस फेरोक्सिडेंस, ओके। फेरोक्सिडेंस ग्रो करने के लिए जो मीडिया लगता है इट इज़ द मैकिन्टॉश मीडिया, ठीक है। अब इसमें जो आइसोलेट किया गया था, इसमें हम जो जनरली जो भी एसिडोफाइल्स आप ग्रो करते हैं उनमें ट्रेस एलिमेंट्स आपको डालने पड़ते, क्योंकि ये बैक्टीरिया को ऐसा कार्बन वार्बन का सोर्स नहीं लगता, ये जनरली इनका जो सोर्स होता है एनर्जी का वो सल्फर और आयन होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको मीडिया की यूज़ करनी पड़ती है, या फिर मीडिया में ऐसे कंटेंट्स आपको डालनी पड़ती है, ठीक है, जिसमें सोर्स क्या हो, फेरस या तो सल्फर। तो ये मीडिया जो होता है आपको बनाना कैसे है, तो इसमें 3 सॉल्यूशंस आप बनाते हो, ठीक है। सॉल्यूशन ए जो होता है इसको बेसल सॉल्ट बोला जाता है, ठीक है। इसमें आप क्या डालते हो, सब सॉल्ट्स डालते हो, लाइक अमोनियम सॉल्ट्स डालते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड्स डालते हो, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट आप डालते हो, देन कैल्शियम क्लोराइड्स डालते हो। तो ये सब डाल के आप अराउंड 950 ml डिस्टिल्ड वाटर में डाल के pH 1.8, क्योंकि एसिडोफाइल से, एंड उसको एडजस्ट करते हो। उसका pH भी एडजस्ट किससे करना है आपको, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड से करना है, ठीक है। pH एडजस्ट कितना करना है आपको, 1.2 या फिर 1.8। ये सॉल्यूशन ए की बात हुई जिसमें आप सब सॉल्ट्स डालते हो। सॉल्यूशन बी आपको लेना है जिसमें आपने डालना है फेरस सल्फेट, एंड उसके साथ साथ जो 50 ml आप फेरस सल्फेट सॉल्यूशन डालोगे उसके साथ साथ आप डालोगे H2SO4, ठीक है। pH अगेन आपको कितना रखना है, 1.2। उसके बाद आप बनाओगे सॉल्यूशन नंबर सी, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर सी को बोला जाता है ट्रेस एलिमेंट। अब एनर्जी सोर्स डालने के बाद आपको ट्रेस एलिमेंट की ज़रूरत है, तो ट्रेस एलिमेंट मतलब ट्रेस अमाउंट में डालते हैं आप, जैसे कि MnCl2 आप डालोगे, जिंक क्लोराइड आप डालोगे, देन कोबाल्ट क्लोराइड आप डालोगे, देन देर इज़ दिस हाइड्रोजन ब्रोमाइड आप डालोगे, देन देर इज़ सोडियम मॉलिब्डेट आप डालोगे, कॉपर क्लोराइड आप डालोगे, या फिर उसका जो pH है वो भी आप अगेन 1.8 एडजस्ट करोगे। इसका सॉल्यूशन सी जो है वो आपको 1 लीटर बनाना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो सेपरेटली आपको ऑटोक्लेव करने हैं, ठीक है। ऑटोक्लेव करने के बाद अब सॉल्यूशन भी कौन से, कि A, B
अब ऑटोक्लेव करने के बाद और यूज़ करने से पहले, ठीक है, ये मीडिया को यूज़ करने से पहले जो सॉल्यूशन ए बी आपने बनाए हैं उसमें आपको बस 1 ही ml सॉल्यूशन सी डालना है, ठीक है, और इन दोनों को मिक्स करना है अंडर द स्टराइल कंडीशन, ठीक है। और तब तक भी आपको pH चेक करना है कि 2 ही pH बचना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा pH बढ़ना नहीं चाहिए। 2 pH इज़ ऑप्टिमम फॉर द ग्रोथ, ठीक है। और अगर आपको चाहिए तो आप इससे भी ज़्यादा एसिडिक pH भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। देन आपको क्या करना है, इसमें एक एनर्जी सोर्स डालना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सल्फ़र आपको डालना है। वो सल्फ़र भी आपको सेपरेटली ऑटोक्लेव किया हुआ चाहिए। सल्फ़र सोल्यूशन आप बनाते हो उसको ऑटोक्लेव करके फिर उसको डालते हो, फिर पायराइट भी आप डाल सकते हो, ठीक है। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन करके पायराइट भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन सल्फ़र ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो ये आपको डालना है, जो आपने पहले सोल्यूशन एक मिक्स करके जो आपने बनाया है उसमें आपको क्या डालना है, सल्फ़र डालना है, ठीक है। तो ये सब आप करोगे एंड इट इज़ यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ द व्हाट, एसिडोथायोबैसिलस फेरोक्सिडेंस, ओके। इसको ग्रो करने के लिए आपको मीडिया लगता है, दैट इज व्हाट, मैकिंटॉश मीडिया, ओके। देन आफ्टर दिस थिंग, अब ये हुई बात लिक्विड मीडिया की, इसमें आपको कहीं पे भी आगार सुनाई नहीं दिया होगा या फिर सॉलिडिफिकेशन सुनाई नहीं दिया होगा। अब अगर आपको एसिडोफाइल्स को, लाइक एसिडोथायोबैसिलस को, अगर आपको फेरोक्सिडेंस को अगर आपको ग्रो करना है ऑन द सॉलिड मीडिया, तब आपको क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, अगर तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो आपने क्या करना है, एक सॉलिड मीडिया बनाना है जिसका pH भी आपको कितना रखना है, 2.2 रखना है, ठीक है। उसमें भी आपको मिक्सचर रखना है सल्फर और फेरस आयंस का, क्योंकि आपको पता है एसिडोफाइल है मतलब उनका एनर्जी सोर्स तो 2 ही होते हैं, एक तो आयन होता है, एक तो सल्फर होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सॉल्यूशन बनाने अगेन जैसे पहले हमने बनाए थे, सॉल्यूशन ए जो बनाना है आपको, उसमें आपको सोडियम सल्फेट, देन वो भी 2 ग्राम आपको डालना है। सॉल्यूशन बी जो है वो सॉल्यूशन ए आपको बनाना है 10 ml, ठीक है। देन आपको सॉल्यूशन बी यूज़ करना है, दैट विल बी ऑफ फेरस सल्फेट, उसको आपने डालना है इन 10 ml H2O, ठीक है। अब ये 10 ml सॉल्यूशन हो गए, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन सी आपने यूज़ करना है, इट विल बी द अमोनियम सल्फेट एंड KCl एंड दी मैग्नीशियम सल्फेट, और उसमें आपने सॉल्यूशन नंबर डी बनाना है। डी में आप बस अगार ऐड करोगे 6 ग्राम इन दी अबाउट 480 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि हमने सॉल्यूशन ए बी बनाए हैं, ठीक है। वो कितने थे, 10 ml, तो हमने अगार सॉल्यूशन कितना बनाना है, 480 ml, ठीक है। सॉल्यूशन ए बी जो है वो फिल्टर करके आप स्टरलाइज करोगे, ऑटोक्लेव नहीं करोगे, ठीक है। सॉल्यूशन ए बी आपने फिल्टर स्टरलाइज करने के बाद सॉल्यूशन सी एंड डी जो है अगार का हो या फिर ये दोनों दूसरे, इनको ऑटोक्लेव करना है आपको, ठीक है। ऑटोक्लेव होने के बाद कूल करने के बाद अच्छे से इन सी एंड डी को आप उसमें ए एंड डी, अब ठीक है, सी एंड डी आपने ऑटोक्लेव कर लिए, ए एंड डी एंड बी एंड सी को हमने पहले मिक्स करना है एंड इसके बाद आपको सबको एक साथ मिक्स करना है, ठीक है। देन pH भी आपको इस चेक करना है, इसका होना चाहिए 4.6, ठीक है। अब ये जो है जो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया है, जो ए पेरोक्सिडेंस है, वो आपको मैंने जैसे बताया था, भले वो एसिडोफाइल लेकिन वो एरोबिक है, ठीक है। एरोबिक होने की वजह से आप उनको एरोबिक कंडीशंस में इंक्यूबेट करोगे, लेकिन ऐसा भी है कि वो एनारोबिक कंडीशंस में भी ग्रो हो सकते हैं अगर आप उनको एलिमेंटल सल्फर दो इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, वो उस सल्फर को की मदद से ग्रो होंगे, ठीक है। तो ये भी है कि वो एरोबिक एनारोबिक कंडीशन दोनों में ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। देन इनका जो लाइक इंक्यूबेशन टाइम है, इट इज़ अ वेरी नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मली भी बैक्टीरिया को इंक्यूबेट करते हैं वैसे आप इनको इंक्यूबेट कर सकते हो, ठीक है। एंड देन वी कैन ऑब्जर्व द कॉलोनी और एनरिच इट। अगर आपको एनरिच करना है तो आप लिक्विड मीडिया यूज़ करो जो मैंने आपको पहले बताया, और अगर आपको उनका कॉलोनी स्टडी करना है तो वी कैन यूज़ द सॉलिड मीडिया फॉर द ग्रोथ, ओके। तो ये इनका डिफरेंस होता है। इसका भी मैं आपको एक PPT बना या फिर PDF बना के आपको ये मीडिया के बारे में सेंड कर दूंगी। यू नीड टू वॉच दिस कि कौन से मीडिया होते हैं और उसमें क्या कंटेंट ज़रूरी होता है, ठीक है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप इसमें से मैं 2-3 बैक्टीरिया बताऊंगी, आप उसमें से कोई भी एक बैक्टीरिया कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा जो बैक्टीरिया है दैट इज़ द एसिडोथायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस, ओके। सेकंड नंबर का बैक्टीरियल स्ट्रेन है जो आप यूज़ करते हो, और इट इज़ अ टाइप ऑफ द एसिडोफाइल, जिसको आप अगर ग्रो करना है तो वो कैसे करोगे। तो ये जो होते हैं, ये जैसे मैंने आपको पहला बैक्टीरिया बताया एसिडोथायोबैसिलस फेरोक्सिडेंस, उसके जैसे ही ये है, इनका भी कंडीशन वैसा ही है, क्लोजली रिलेटेड है ये लोग। देन देयर इज़ दिस
थिंक कि ये ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इनका कि ऑटोट्रॉपिक है, ग्राम निगेटिव है, ठीक है। सल्फर ऑक्सीडाइजर है, मतलब ये भी सल्फर पे ही डिपेंड रहते हैं फॉर देयर ग्रोथ। एंड इनमें और उनमें एक डिफरेंस ये है कि ये जो है ऑक्सीडाइज कर नहीं पाते किसको, आयन को। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहले थे फॉर ऑक्सीडेंट्स वो आयन एज वेल एज सल्फर दोनों को यूटिलाइज कर पाते हैं, बट ये जो है एसिडोथायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंट्स ये लोग जो है आयन को यूटिलाइज नहीं कर पाते, इनको सल्फर ही चाहिए, ठीक है। तो इनको अगर हमें ग्रो करना है तो इनको भी आप लिक्विड मीडिया यूज़ कर सकते हो, जिसमें हम सल्फर कंपाउंड ज़्यादातर ऐड करते हैं, एलिमेंटल सल्फर, ठीक है। तो ये जो मीडिया होता है उसको बोला जाता है बेसल सॉल्ट मीडियम, ठीक है। तो ये बेसल सॉल्ट मीडिया जो है इसका कॉम्पोजिशन कैसा है, फिर इसमें आप डालते हो अमोनियम क्लोराइड, देन potassium hydrogen phosphate, then we can add the magnesium chloride, then CaCl2 as well as powder elemental sulfur, ठीक है। सल्फर आपको डालना ही है, कितना डालना है, 10 ग्राम्स, ठीक है। सल्फर ज़्यादातर इनको ज़रूरत किसकी पड़ती है, सल्फर की ग्रोथ होने में, किसको, एसिडोथायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंट्स को, ठीक है। अब इनको इस मीडिया में डाल के पीएच आपको एडजस्ट, सॉरी ये मीडिया बना के आपको उसका पीएच रखना है 4.2, ठीक है। और एलिमेंटल सल्फर कितना डालना है आपको, इसमें 10 ग्राम डालना है, ठीक है। एंड दिस मीडिया कैन बी ऑल्सो यूज, अब ये लिक्विड मीडिया है तो आपको कंडीशंस पता है, उनको आपको शेकर पे रखना है, ठीक है, इंक्यूबेट होने के लिए। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द बैक्टीरिया जो है इट इज़ दी ओके एसिडोथायोबैसिलस कैल्डस, ठीक है। एसिडोथायोबैसिलस कैल्डस, ये तीनों की तीनों एसिडोथायोबैसिलस के ही स्पेसीज है। तो ये तीसरा जो है, एक हमने कौन सा देखा, फॉरऑक्सीडेंस, दूसरा देखा थायोऑक्सीडेंस, अब ये तीसरा है कैल्डस। ये भी ग्राम निगेटिव है जैसे पहले वाला था, सेकंड वाला, ओके। थायोऑक्सीडेंस के जैसे कैल्डस भी क्या है, ग्राम निगेटिव है, ठीक है। और ये जो होता है ये आपको, ये जो एसिडोफाइल है ये आपको मिलेगा इन द माइनिंग एनवायरमेंट्स, लाइक जहाँ पे कोल माइंस होती है वहाँ पे आपको इजीली ये लोग मिल जाएंगे। कौन से बैक्टीरिया, एसिडोथायोबैसिलस कैल्डस, ओके। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये इनकी एनर्जी होती है या फिर इनको जो कार्बन सोर्स मिलता है वो CO2, एंड जैसे हम करते वैसे ये लोग, सॉरी नॉट हम, बट जैसे प्लांट्स कभी कभी करते CO2 का फिक्सेशन करते, ये लोग भी CO2 का फिक्सेशन करके ग्रो होते हैं। इनका कार्बन सोर्स CO2 है, किसका, एसिडोबैसिलस कैल्डस का, ठीक है। देन ये जो होते हैं वाइड रेंज ऑफ सल्फर कंपाउंड्स को ये लोग यूटिलाइज करते हैं, जैसे पहले भी करते थे, एसिडोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस जैसे करते थे, ये भी सल्फर कंपाउंड्स का भी करते हैं। एंड इसके इनका भी यही है कि ये जो थायोऑक्सीडेंट्स थे उनके जैसे ये भी कैल्डस जो है आयन और पायराइट का यूटिलाइजेशन नहीं करते, उनको भी बस सल्फर ही चाहिए होता है। और इनका जो सल्फर कंपाउंड जो हम उनको यूटिलाइज करने के लिए देते हैं वो होता है H2SO4, ठीक है। और ये भी इनकी, अब H2SO4 दे रहे हैं हम तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा लो pH पे ग्रो होता है, ठीक है। तो इनका भी जो मीडिया ग्रो है अब ऑब्वियसली बात है वो उनके जैसा ही है, एसिडोथायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस जैसा। तो कैल्डस जी को भी बेसल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है फॉर द ग्रोथ। बेसल मीडिया का कॉम्पोजिशन आपको पता है तो वही आपको डालना है, बस उसमें आपने ट्रेस एलिमेंट्स कुछ ऐड करने। अब ट्रेस एलिमेंट्स कौन से ऐड करने, फिर FeCl3, H2O, then hydrogen molybdate, then manganese sulfate, then sodium molybdate, then we can add the COCl2, COCl2, then we can add ZnSO4. Along with that we can add the now this is the solution जो हम ट्रेस एलिमेंट का सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसका भी pH आपको कितना रखना है, 2.5 रखना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो मीडिया है इसको आपको इंक्यूबेट करना है एट 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका थोड़ा सा टेम्परेचर अलग है 45 डिग्री सेल्सियस पे। एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको बताया था कि उनको CO2 लगता है ग्रो होने के लिए, तो आपको इस मीडिया को जो है CO2 बबलिंग या फिर CO2 एनरिच्ड एयर देना है थ्रू स्टरिंग, ठीक है। जैसे हम जनरली हमारे जो फर्मेंटर्स होते हैं वहाँ पे हम कैसे ऑक्सीजन देते हैं वैसे आपको क्या देना है, यहाँ पे CO2 देना है, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है, किसके लिए, कैल्डस के लिए, ठीक है। एसिडोथायोबैसिलस कैल्डस के लिए। अब ये हुई बैक्टीरिया की बात। अगर आर्किया आपको ग्रो करने हैं या फिर आर्किया के अगर आपको आइसोलेशन करना है और वो कैसे ग्रो करने हैं फिर, ठीक है, तो इनके लिए कौन से मीडिया आपको लगते हैं। तो आर्किया की बात करें तो ऐसा बहुत सारे आर्किया आप
आर्किया की स्पेसीज होती है जो आप लैब में ग्रो कर सकते हो, विच इज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम दी वॉट दी एसिडिक लेक्स और एनी एसिडिक कंडीशंस, ठीक है। लाइक फेरोप्लाज्मा हो सकता है, देन एसिडियानस बेरिली, देन इट कैन ऑल्सो बी द सल्फोबोलस एसिडो कैल्डियरस। ओके, थोड़े से नाम कॉम्प्लिकेटेड है बट येस, आपको अगर बैक्टीरिया नहीं याद रहे तो आप ये आर्किया कैसे ग्रो करते ये लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो वन टाइप ऑफ द आर्किया इज दैट फेरोप्लाज्मा स्पेसिस। ओके, फेरोप्लाज्मा अगर आपको ग्रो करने हैं लैब में जो एक टाइप के आर्किया है तो आपको क्या चाहिए, तो इनको ग्रो करने के लिए आपको चाहिए एक मीडिया दैट इज़ नोन एज 9K मीडिया। आपने सुना होगा ये मीडिया कहीं पे, हमने थर्मोफाइल्स में स्टडी किया था, ठीक है। 9K मीडिया जो होता है उसका कंपोजिशन मैंने आपको वहाँ पे बताया था, उसमें कुछ नहीं ज़्यादा डालना पड़ता आपको। इट इज़ ओनली नीडेड टू ऐड मैग्नीशियम सल्फेट, KCl, देन K2HPO4, देन फेरस सल्फेट। इन 2-4 चीज़ों को डाल के इस मीडियम में बस आपको एक चीज़ सप्लीमेंट करनी पड़ती है, वो है ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। कितना 0.02%, बहुत कम। एंड कुछ ट्रेस एलिमेंट्स आपको डालनी है, जो भी आपको मिनरल्स मैंने आपको पहले में बताए थे वही मिनरल्स आपको यहाँ पे डालने। pH आपको इसको 1.7 एडजस्ट करना है एंड देन इसको आपको इंक्यूबेट करना है, ठीक है। देन शेकर पे नाउ if we want to cultivate any other type of archaea like sulfobolus acidocalcidius, okay, तो उसको ग्रो करने के लिए जो बहुत एक्सट्रीमली एसिडोफिलिक है, उसको जो कंडीशंस होती है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर बहुत ही ज़्यादा एसिडोफिलिक लगती हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब इनका भी एक एनर्जी सोर्स आयन है। अभी तक मैंने जितने भी आपको बैक्टीरिया बताए थे मोस्ट ऑफ द टाइम उनका सोर्स जो आइडियल सोर्स होता था वो सल्फर होता था, इनका होता है आयन। ओके, आयन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ इनको अगर हमें ग्रो करना है तो वी ग्रो इन अ मीडियम जिसमें आपको जो है जैसे हमने और भी आप अगर आर्किया यूज़ करते हो तो मीडियम जो होते हैं जनरली वो सेम ही होते हैं। तो इनका भी एक मीडिया है जिसमें आपको डालना पड़ता है कैल्शियम क्लोराइड, वी कैन ऐड द अमोनियम सल्फेट, फेरस क्लोराइड, मैंगनीज क्लोराइड, देन सोडियम बोरेट, देन वी कैन ऐड जिंक सल्फेट, देन वी कैन ऐड दी कॉपर क्लोराइड। ओके, ये सब चीज़ों को ऐड करके इसके साथ साथ ईस्ट एक्सट्रैक्ट आपको मीडिया में ऐड करना है और इसका जो pH है आपको 2 रखना है, ठीक है। 2 pH इज़ अ वेरी क्रुशियल, क्योंकि ये लोग हाईली एसिडोफिलिक है और एक्सट्रीमली एसिडोफिलिक है, तो ये मीडिया आपको बनाना है, उसके साथ साथ आपको उसका pH 2 ही रखना है, ठीक है। आपने अगर बेसल मीडिया में ऐड बेसल मीडिया का कॉम्पोजिशन कर लिया तो आप ये दोनों में लिख सकते हो इन द फर्स्ट आर्किया दैट इज़ द फेरोप्लाज्मा में भी, एज वेल एज सल्फो बोलस में भी आप लिख सकते हो, एज वेल एज द एसिडियानस बेरेली में भी लिख सकते हो, ठीक है। तीनों के लिए एक जो मीडिया लगता है इट इज़ अ बेसल मीडियम, ठीक है। तो ये सब बैक्टीरिया या फिर ये जो एसिडोफाइल्स होती है, हमने अब तक जब तक स्टडी किया था, जो भी हमने स्टडी किया था, सब में एक कॉमन चीज़ थी कि सैंपल आइसोलेशन करना है, उसके बाद उनका कल्टीवेशन कैसे करना है। बट यहाँ पे हमने टारगेट ये रखा कि अगर हमें ये ऑर्गेनिज्म आइसोलेट करना है तो आपको कौन सा मीडिया लगेगा, क्योंकि एसिडोफाइल्स का मैंने आपको बताया था उनका इतना एक्सट्रीम कंडीशंस ग्रो होने में लगती नहीं है। इनका जो रिक्वायरमेंट जो एसिडिक नेचर होता है वो इनके मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है, एनवायरनमेंट की वजह से नहीं होता। तो इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं लगता है इनको ग्रो करने के लिए, जैसे हम लैब में करते हैं वैसे ही कंडीशंस इनको देनी पड़ती है। बस मीडिया जो होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, उनके pHs अलग होते हैं, बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। बाकी मीडियाज आप याद रखोगे और बैक्टीरिया आप याद रखोगे तो ईजिली आपको समझ आएगा कि कौन से मीडिया के लिए कौन से या फिर कौन से बैक्टीरिया के लिए कौन सा मीडिया लगता है। इतनी ही चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। सो ये हुई एसिडोफाइल्स के बाद बस आपको नाम याद रखने कौन से बैक्टीरिया। अब बुक जो मैं आपको देने वाली हूँ उसमें अराउंड 6 बैक्टीरिया होंगी, उसमें से आप 2 कर लो अच्छे से, कौन सा मीडिया यूजुअली सबको एनालाइज करो और देखो कौन से सिंपल मीडिया यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, फॉर द कल्टीवेशन। बस इतनी ही चीज़ आपको करनी है इन द एसिडोफाइल्स, बाकी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एसिडोफाइल, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट रिलेटेड टू दिस पॉइंट और एनी पॉइंट ऑफ योर सिलेबस, feel free to contact me, okay. Don't get hesitated or don't get overthinking thing that कैसे पूछे and all, just ask me, okay. And other important thing कि अब इसके बाद जो है
एक ही बैक्टीरिया रहा है जिसका हमें कल्टीवेशन चेक स्टडी करना है, दैट इज़ द मिथेनोजेंस। ओके, मिथेनोजेंस के बारे में हमने इतना पढ़ा नहीं है, तो पहले हम उनके बारे में जानेंगे एंड उसके बाद उनका कल्टीवेशन देखेंगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर। प्लीज़ डू कमेंट योर अटेंडेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।